अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कैवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, मुबशिर बुखारी साहब, साकिब बशीर साहब और इसके साथ ही साथ शहजाद अनवर फारूकी साहब भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहाई के फ़ौरन बाद GHQ हमला केस में जिस तरह से रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक बार फिर से बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं इस गिरफ्तारी के बाद। ये कोई इस तरह की पहली गिरफ्तारी नहीं है, इससे पहले भी माजी करीब में इसी तरह की सैकड़ों गिरफ्तारियां निज़ाम अदल पर सवालिया निशान बन चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है और हकीकत है कि हर सियासी दौरे हुकूमत में इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। और अदालती अहकामात के बावजूद चंद इंतजामिया के लोग हैं जो कि अदालत के फैसलों को साफ मानने से इनकार कर रहे हैं। आज निज़ाम इंसाफ और अदलिया का संगीन मजाक भी उड़ाया जा रहा है। जजेस खुद सवालात उठा रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। बदकिस्मती से अदलिया के फैसलों की कोई इज्जत ही नहीं की जा रही, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि अदलिया के अहकामात से इनकार और मजाक उड़ाना आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। लेकिन सियासत के बादशाह ना सिर्फ अदलिया बल्कि निज़ाम इंसाफ को भी नंगा करने पर तुले हुए हैं। जी हाँ, इंतहाई सख्त सवाल सबसे पहले नौशाद साहब आप ही के सामने। इंतजामिया के चंद लोग आखिर क्यों अदालती फैसलों को साफ मानने से इनकार कर रहे हैं? पहले तो मुझे बताइए कि कौन से सवालात उठे हैं, आप जवाब दीजिए। और कौन सा अदलिया का मजाक उड़ा है? किस चीज से अदलिया का मजाक उड़ा गया? नौशाद साहब, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं साइफर केस के हवाले से कि जमानत मिलने के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को अहाता अदालत से उनको फिर से जिस तरह से पुलिस गिरफ्तार करके आज पिंडी पुलिस लेकर गई है। पिंडी पुलिस ले जा सकती है ना किसी दूसरे के? क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में ये मौजूद है कि वो किसी और केस में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? उन्हें एक केस में जमानत मिली है। इमरान खान साहब क्यों रिहा नहीं हुए? इसलिए रिहा नहीं हुए कि उनको उनकी दूसरे केस में गिरफ्तारी है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, हम कहाँ से ये कॉनोटेशंस डेवलप करते हैं? कैसे हम सिस्टम को सोचे समझे बगैर हम उस पर कमेंट करते हैं? भाई, साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत हुई, उसके बाद वो जमानत पर रिहा किए गए। जेल से रिहा हो रहे थे तो उनकी गिरफ्तारी हुई ना, कि अंदर से जेल के अंदर से पकड़ लिया गया। एक साबिक MP है। बात सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्तान बात सुन लीजिए। चंद रोज पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उनकी किसी भी किस्म की गिरफ्तारी से मना किया था। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर लें। जी जी जी। इसमें कौन सा अदलिया पे सवाल उठा? कहां पे सवालात उठे हैं? मुझे जरा समझाएं कि कहां सवालात उठ रहे हैं। अदलिया का हुक्म कहां नहीं माना गया? अदलिया का हुक्म माना गया, उन्हें जेल से रिहा किया जा रहा था। माना गया और इलेक्शन वक्त पर 90 रोज के अंदर हुए। भाई इलेक्शन तो ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को भी तय किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट को अंदाजा था, ये बात वहां जेरे बहस आ चुकी अदालत उज़्मा के अंदर भी। वहां पर अगर किसी ने आइन की खिलाफ वर्जी की होती तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। अच्छा। आइन में मौजूद है कि जरूरत के तहत जब आपके मसाइल उस तरह के हों तो आप कुछ चीजों के ऊपर कुछ चीजों को आप कंट्रोल करने के लिए वो बाईपास किया जा सकता है। आइन में मौजूद है, समझने की बात है। हमने ये वतीरा बना लिया। और मुझे बताएं, ये अभी शोर होगा है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं सारा दिन देखता रहा हूं। भाई, दुनिया भर के अंदर गिरफ्तारी कैसे होती है, जरा समझा बताएं मुझे। क्या अमेरिका की पुलिस आके फूल पेश करती है? वो आके कहती है जनाब बराए मेहरबानी और हमारे साथ चले, अगर ना जा रहे हो तो उनको किस तरह गिरफ्तारी होती है? बिकता नहीं है जिस तरह कौन सा इंसाफ बिका है? आप साबित कीजिए कि कहां इंसाफ बिका है। आप किस तरह फैक्ट्स को ट्विस्ट कर लेते हैं? आप लोग जिसका जो दिल करता है वो कहता है, ना निजाम को समझते हैं ना उसके सिस्टम को बात करते हैं। मैंने आपसे कल भी ये अर्ज की थी, कौन से आपको पता है कितने कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं? 2400 से जायद कागजात नामजदगी दाखिल किए गए 823 सीटों के ऊपर। अब 823 नशिस्तों के अगेंस्ट एक एक जगह से 6 कैंडिडेट उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है जिसका आप विक्टिम बन जाते हैं। नौशाद साहब, अगर अब मैं अगला सवाल आपसे ये करूंगी ना इनके कोई फैक्ट्स होते हैं ना इनके कोई सबूत आते हैं। नामजदगी इमरान खान के मंजूर नहीं हुए, उस पर एतराज भाई कल आपने ये बात कही कि नवाज शरीफ के मंजूर नहीं हुए, ऐसी कोई बात नहीं थी। कोई मंजूर नहीं हुए कागजात नवाज शरीफ के। वो फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। इलेक्शन कमीशन ने उस पर बता दिया था कि जी हमने किसी के कागजात मंजूर नहीं किए, हम एक जो मुतलका इदारे हैं उनको लिखेंगे। यही बात उन्होंने इमरान खान के लिए भी कही है कि अभी हम और इदारों को लिखेंगे, वहां से क्लियरेंस आएगी, फिर हम कागजात नामजदगी मंजूर करने या रिजेक्ट करने का फैसला करेंगे। अभी मसला क्या है हमारे यहाँ? प्रॉब्लम यह है कि हम लोग बगैर सोचे समझे सोशल मीडिया की बातों में आके उनकी वीडियोस, ना उसका सार होता है ना पांव होता है, ना पता लगा किसने बनाई, ना पता लगा किसकी उसके बनी, कहां आज की वीडियो तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी ने बनाई ना। सदर मुमलिकत ने उसके ऊपर कमेंट कर दिया। यहां तक कि अदलिया को जो है ना प्रोपेगेंडा के जरिए इन्फ्लुएंस कर लिया गया और वो जो है जो रिलीफ लेना चाहा वो ले लिया गया। देखिए, बात को समझिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं रोज की बुनियाद पर यह बात कह रहा हूं कि अगर कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाजत नहीं थी
तो 2400 बंदों के कागज कैसे जमा हो गए? अगर कागज फाड़े जा रहे थे तो वो कौन सा शख्स है जिसके कागज जमा नहीं हो सके, वो सामने लाया जाए। कौन सा शख्स है जिसने इलेक्शन कमीशन को ये दरखास्त दी है? फैक्चुअली इन करेक्ट बात करेंगे ना कि कौन सा शख्स है जिसने दरखास्त दी कि मेरे कागजात जो है वो फाड़ दिए गए हैं, मुझे कागजात जमा नहीं कराने दिए। भाई आपके कागजात जमा हुए, 2400 से ज्यादा आपने कागजात, बास जगहों पे तो 6-6 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। कवरिंग कैंडिडेट होता है, 2 कागजात जमा होते हैं, 3 कागजात जमा होते हैं, 6-6 भी हैं। ठीक है, नौशाद साहब आपका पॉइंट क्लियर है। मेरा पॉइंट ये है कि इस सारे किस्से के अंदर ना कोई हुकूमतुल्ली हुई है, ना कोई और बात। आप ये कह सकती हैं कि जनाब एक केस से वो फारिग हुए और दूसरे मामले के अंदर भाग लिए गए, बात समझ में आ जाती है। लेकिन सवाल होने नहीं चाहिए। क्या सवाल है बताइए मुझे? फैसला क्यों दिया वो तो होना ही नहीं चाहिए। उनकी बेटी ने वीडियो क्यों बना लिया? ठीक है नौशाद साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। टाइम शॉर्ट की वजह से मुझे शहजाद साहब आपके पास सवाल लेकर आना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है अशराफिया और मनपसंद लोग अदलिया और निज़ाम इंसाफ पर काबिज हो चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सना। मैं पहले तो आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप ना देखिए नौशाद साहब को नाराज़ ना किया कीजिए। नौशाद साहब जो हैं वो समय की आवाज़ हैं। इस वक्त वो इक़्तिदार का जो रिदम है वो उसके तर्जुमान हैं। आप टोके बिला वजह इस तरह से माहौल ना खराब किया करें। ये आप इल्जाम लगा रहे हैं नौशाद साहब पे। नौशाद साहब बार-बार चाहेंगे अपनी कि वो बात इसकी पे एम्फसाइज करना भी पड़ता दें, है। लेकिन मैं टाइम आपको दूंगी ये तो नौशाद जरूर साहब। करें। जी नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आपने गलत बात की। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन के दरमियान तमीज़ करना एक बहुत मुश्किल काम हो गया है जी। और सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा बायस है, एक कन्फ्यूजन है। लेकिन ये तो मानिए नौशाद साहब कि जो दुरुस्त इतलात लोगों तक नहीं पहुंच रही, तो उसकी हमेशा ये होता है कि डिसइंफॉर्मेशन उस वक्त अपनी जगह बना पाने में कामयाब होती है जब आप दुरुस्त इंफॉर्मेशन तक लोगों को रसाई नहीं देते। ये ठीक हो गया कि आप कह रहे हैं कि किसी के कागजात जिसके नहीं जमा हो सके या फाड़े गए तो वो उसका सब, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको मुश्किलात का सामना है। मैं एक लम्हे के लिए आपका आर्गूमेंट दुरुस्त तस्लीम कर लेता हूं, लेकिन थोड़ी सी रियायत आप भी कीजिए कि मुश्किलात का तो सामना करना पड़ रहा है कुछ लोगों को। अब शाह महमूद कुरैशी साहब आपके वजीर खारजा रहे हैं इस मुल्क के, आपका कश्मीर कॉज पे, फ़लस्तीन पे और दीगर तमाम अहम मसाइल पर दुनिया को अपना मौक़िफ़ देते रहे। वो अपना मौक़िफ़ नहीं, रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ देते रहे। 3 दफा के साबिक वज़ीर और उन्हें इस तरह से धक्के मारकर पिंडी पुलिस लेकर चली जाए। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी भी हमने देखी। 3 दफा साबिक वज़ीर आज़म, वो जो लंदन से गिरफ्तारी देने आया उसकी गिरफ्तारी के मनाज़िर भी हमने देखे। नौशाद साहब हमारे पास तो फुटेज और वीडियोस मौजूद है कि हमजा शहबाज किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं पुलिस को, जस्टिफाई उन्हें करने गिरफ्तार के किया गया, अदालत में पेश किया जा रहा गलत है। बात का नहीं शहजाद साहब, मैं ये नहीं कह, देखिए बात को मुझे बीच में कुछ वक्त के लिए आपकी आवाज़ नहीं आई, मैं उसको सुन नहीं पाया। मैंने ये बात आपसे सिर्फ इतनी कही है कि गिरफ्तारियां ऐसे ही होती हैं। आप ये कहिए कि शाह महमूद कुरैशी को दूसरे केस में गिरफ्तार क्यों किया गया या नहीं किया जाना चाहिए था, इस पे बात हो सकती है। एग्री करता हूं कि जो लोग सियासत करने के लिए आए हैं उनको इन सख्तियों के लिए तैयार होना चाहिए। भाई मैं उस बात की हद तक तो आपके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि ये लोग जो हमारी नुमाइंदगी करना चाहते हैं तो वो कोई कानून से बालातर नहीं है। अगर नूरे गामे और माजे को धकेल देकर आप गिरफ्तार कर सकते हैं तो शाह महमूद कुरैशी को कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं। लेकिन एक डेकोरम है कि अगर हम दुनिया को अपना को मुहज़्ज़ब चेहरा दिखा पाएं, को अच्छा चेहरा दिखा पाएं। ये जो अशराफिया की बात अभी सना ने की है, तो मुझे ये बताइए कि पिछले 75 साल से अशराफिया के अलावा, एक मरात याफ्ता तबके के अलावा और कौन लोग थे जिनको यहाँ पे वीआईपी स्टेटस मिला रहा है? यहाँ पे आपकी आबादी 4 करोड़ थी तो तभी ये हालात थे। आपकी आबादी अब 25 करोड़ हो गई है तो वही हालात है कि अक्सरियत के हालात हबीब जालिब के बकौल जो वो पाँव नंगे हैं बेनजीरों के, तो वो तो आज भी नंगे हैं पाँव। और जो सिस्टम है वो आज भी आम आदमी की आवाज नहीं है, ना आम आदमी को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ कर पा रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। यही निजाम की बात की जा रही, निजाम पे बात करेंगे ना हम ये जो गैर जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो आर्गुमेंट बनता नहीं है उस पर बहस करने का क्या फायदा निकलेगा। अच्छा मुबशिर बुखारी साहब, ये आर्गुमेंट नौशाद साहब के मुताबिक बनता नहीं है कि क्यों शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया? भाई उनकी गिरफ्तारी बनती थी, जो शुरू किया जा रहा है पाकिस्तान। मैंने ये नहीं कहा, आप मेरे गलत अल्फाज मेरे मुंह में डाल रही हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा, नहीं एक मिनट ठहर जाइए ना, मेरे मुंह पे गलत अल्फाज ना डालिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार हुए,
जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके मुताबिक ये कहीं नहीं कहा गया कि उन्हें किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और सर आपने कागजात नामजदगी पर भी कहा कि कागजात नामजदगी इतने ढेरों जो जमा हो चुके हैं, मैं कागजात वो कहां से आ गए अगर उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है? मैंने ये नहीं कहा कि उनके साथ नारवा सलूक नहीं किया जा रहा। मैं आपसे सवाल कर रहा था कि अगर ये जो इतनी वीडियोज और इतना शोर था, अगर कागजात नामजदगी फट रहे थे, कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जा रहे थे, तो इतनी तादाद में लोगों ने कैसे कागजात नामजदगी जमा करा दिए? बुखारी साहब आप इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। आई थिंक इस तरह हम टाइम बचा पाएंगे। जी बुखारी साहब। जी इसमें अर्ज ये है कि मैं डेटा आपको पेश करता हूँ। हाँ। तकरीबन जो है 28,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं 626 सूबाई और कौमी असम्बली के लिए, और जिस जमात के सबसे ज्यादा कागजात जमा हुए हैं उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 2200 कुछ है मेरी इत्तलात के मुताबिक। दूसरे नंबर पे PMLN है 2100 प्लस के साथ। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है 1600 प्लस के साथ। तो सवाल जो यहाँ पे उठता है कि ठीक है, कागजात कुछ जगहों पे छीने गए होंगे, कुछ जगहों पे फटे भी होंगे। आज एक इनके PTI के ग्रुप में आया कि जी कोई प्रपोजर और सेकेंडर्स के घर पे भी छापे पड़े, लेकिन बात वही है कि हम मीडिया हैं, हम वॉच डॉग हैं। जहां पे जेन्युइनली इस तरह का मामला होता है वहां पे हमें बिल्कुल हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन अगर हम प्रोपेगेंडा का विक्टिम हो रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को लेके चल रहे हैं, तो हमारा ये ना मैंडेट है, ना हमारा ये रोल होना चाहिए। और तीसरी सबसे अहम बात ये, जो आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया वो काबिल मुजम्मत है मेरे नजदीक। बिल्कुल उसकी मुजम्मत करनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो फारूकी साहब ने फरमाया, कोई XYZ आम शहरी जिसके साथ एक बदतरीन सलूक होता है उसको भी कंडेम करना चाहिए। ये सिर्फ शाह महमूद कुरैशी का मामला नहीं है, ये हमारे पुलिस कल्चर का मामला है। ये मामला है हमारी मुंह जोर ब्यूरोक्रेसी का, जिनको यही पॉलिटिशियन अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। मसलन नैब की मिसाल हमारे सामने है। शहजाद अकबर साहब अब इंग्लैंड में बैठ के एक स्टेशन मैन पे घूमते रहते हैं और कहीं भी कैंपिंग कर लेते हैं। वो किस तरह डायरेक्ट किया करते थे और फरियालदार, मतलब मैं माउथ पीस नहीं हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये जिसके हाथ में ये बाग आती है वो अपना घोड़ा उस तरफ मोड़ने की कोशिश करता है। तो ये इसकी जिम्मेदारी भी जो है ये पॉलिटिशियन पे ही आती है। पुलिस कल्चर को तब्दील करना था, पुलिस में चेंजेस लानी थी, रिफॉर्म्स लानी थी, एक नारा था और मैनिफेस्टो में था। और उसका नतीजा क्या निकला आपके सामने है। सबसे ज्यादा मुंह और घोड़ा पंजाब पुलिस थी, आज भी है और वो रहेगी जब तक कि इस पे कोई लगाम डालने वाला ना, यूनानिमस एजेंडा तय नहीं करते ये पॉलिटिशियन कि हमें इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज नहीं करना। तो मेरा ख्याल है कि अदलिया तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए ECP ने कहा जी बल्ले का निशान कॉन्फिस्केट हो गया, पेशावर हाई कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आपको इलेक्शन डेट मिली। हालांकि हम इन प्रोग्राम्स में बैठ के जबकि मैं उस वक्त भी कहता था कि हमारे सामने एक डेट है, हमारे सामने एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी हैं। बिलावल KP में बैठा हुआ है, पार्लियामेंट्री बोर्ड हो रहे हैं। हमें इन र्यूमर्स को स्ट्रेंथन नहीं करना चाहिए कि जी इलेक्शन डिले होंगे, लेकिन हम मुसिर थे क्योंकि हमारे रेटिंग्स आती हैं ऐसी अफवाहें फैला के, और हम उस डिसइंफॉर्मेशन को स्ट्रेंथन करने की मुबशिर साहब, ये सियासतदानों के मुंह की ही निकली हुई बातें थी जो कि मीडिया चैनल्स पर चलती भी रही हैं और टॉक शोज का हिस्सा भी रही हैं। सियासतदान बेसिकली खुद इलेक्शन से भागने की कोशिश करते रहे। जी, हमें डिस्करेज करना चाहिए था उस ट्रेंड को, लेकिन हमारे मीडिया चैनल्स उस पे डिस्कशन चलती रही हैं और हमारे कमीशन को एक्शन लेना चाहिए था। शानदार और आलीशान किस्म के सहाफी कॉलम्स लिखते रहे कि जनाब हमारे सामने इस तरह बातें होती रही, और उसपे वो कॉलम लिख के उस डिसइंफॉर्मेशन को स्ट्रेंथन करते रहे। मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, और जब तक हम वो नहीं करते ये डिसइंफॉर्मेशन का बाजार गर्म रहेगा और पॉलिटिशियंस इसका फायदा उठाते रहेंगे। पॉलिटिशियंस ही करते हैं। साकिब बशीर साहब, सवाल आपके लिए। अदलिया के हुक्म के बावजूद जिस तरह शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया है, आप इसको किस तरह देखते हैं?
नहीं, ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी है, उस गिरफ्तारी जिस तरह की गई है उस पर तो हम बहस कर सकते हैं, डिबेट भी हो सकती है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी किसी और मुकदमे में नहीं होगी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। ऑर्डर सिर्फ ये था कि एमपीओ में नहीं करेंगे, तो एमपीओ उन्होंने वापस ले लिया और एक एफआईआर कोई थी उसमें गिरफ्तार कर लिया। अब उसमें जो गिरफ्तार किया गया है, क्या नॉमिनेट हैं या बाद में नाम डाला गया है या क्या पोजीशन है, वो अब जो है वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, तो एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर के साथ ये रवैया मुनासिब नहीं था। मेरा ये ख्याल है कि मुनासिब नहीं था। एक दुनिया को पैगाम भी जाता है, अगर किसी बंदे ने जो जुर्म किया है वो आपकी कस्टडी में है, अब शाह महमूद कुरैशी फर्ज करें कि थोड़ा सा अगर उसको दे देते टाइम, तो कौन कितना रजिस्ट कर लेते, वो तो मतलब उसके हाथ में तो कुछ नहीं था। तो वो उस तनाजुर में कोई अदलिया की जानिब से कोई ऐसा पाबंदी नहीं थी कि वो गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन अब जस्टिफाई पुलिस को करना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार किया, क्या उनके पास जीएचक्यू पुलिस हमले, जीएचक्यू हमले पर गिरफ्तार किया पुलिस ने, पुलिस के पास तो है रीजन है जीएचक्यू हमला। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो डेफिनेटली पुलिस अपनी रीजन लेगी, कोर्ट के सामने लाएगी और उनके वकला जो अपने ही करेंगे, वो तो एक अलग चीज है, मतलब होती रहेगी। स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं कि कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था कि आप किसी और केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे, एमपीओ की हद तक था। एक चीज मैं वैसे ऐड कर दूं, यहाँ पे डिबेट जो हो रही है उसमें थोड़ा सा इनपुट, कि जो बात की जा रही है कि नॉमिनेशन फॉर्म्स या नामजदगी फॉर्म जो जिस वक्त जमा हो रहे थे और बाद में अभी जो तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदगान हैं उनके हवाले से हरासा करने, मैं इसको थोड़ा सा, अगर आप ये कहें कि 2400 जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म पीटीआई के जमा हुए हैं, तो 2400 को मेरा नहीं ख्याल कि हिट करना भी मकसद होता है। हिट अगर किया जा रहा है 10 या 20 क्वालिटी मेंटेन करती है ना, मैटर करती है कि एक जो अगर चौधरी परवेज अलाई है या हमाद अजहर है या फवाद चौधरी है या इस किस्म की, ये क्वालिटी है ना, क्वालिटी। अब फवाद चौधरी की मैं मिसाल दूं, वो पीटीआई का हिस्सा नहीं भी है, लेकिन एक कैंडिडेट तो हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब उनकी जो उन्होंने जितने हलकों में किया हुआ था, उनके सारे रात को तायद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा सारे उठा के ले गए। जब वो उनके नॉमिनेशन फॉर्म उनके भाई जमा करवाने गए तो उनके भाई को जो है वो उठा लिया गया और रात गए जो उनको छोड़ा गया। इसी तरह बाकी वीडियोस भी हैं जहां पे जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की बात है। दो जो तस्वीरें हैं वो फेक आई मीडिया पे, उसको हमने हाईलाइट भी किया कि ये फेक चीजें हैं, लेकिन 8 चीजें ऐसी थी जो ओरिजिनल थी। जो वीडियो जो है हमने खुद चेक की, बतौर जर्नलिस्ट मैंने चेक की, और उसमें एक और जो बात, आखिरी जो बात है कि जिसने मोर सबत कर दी कि चीजें थी, ऐसा नहीं है कि मतलब था ही कुछ नहीं, कि नॉमिनेशन फॉर्म में कोई हर्डल्स नहीं थी। जो प्रोविंशियल जो इलेक्शन कमिश्नर है पंजाब का, उसने जो 2 सफ़े की रिपोर्ट दी है वो आपकी आंखें खोल देगी। वो शफाफियत पे जवाब, मतलब जो सूबाई जो सेक्रेटरी हैं उन पे जवाब, उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने आईजी पंजाब पे सवाल उठाया, उन्होंने रिटर्निंग अफसरान पे खुद इलेक्शन कमीशन ने खुद चार्जशीट किया कि जो रिटर्निंग अफसरान है वो भी एक्ट ठीक नहीं कर रहे थे, पुलिस तो हमारी बात नहीं मान रही थी। इसलिए मेरा यह ख्याल है कि ओवरऑल इसको कहना कि हुआ ही कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो 2400 वाली है वहां पे क्वांटिटी है। अब क्वालिटी पे अगर बात करेंगे तो क्वालिटी को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई है। कई मिसालें मेरे पास मौजूद है। अच्छा साकिब साहब, आप ये कह रहे हैं कि अभी मजीद इसमें शफाफियत होती, कागजात नामजदगी को खुलकर जमा कराने की इजाजत दी जाती, तो ये भी रेशो बढ़ सकती थी। ये जो तादाद है 2400 की, ये भी ऊपर जा सकती थी, जो कि अभी तक 2013-2018 से सबसे ज्यादा नामजदगी, कागजात नामजदगी है जो इस इलेक्शन में सामने आई है, जमा कराए गए हैं लोगों की जानिब से। नहीं, इसमें तादाद जो है वो ऊपर जाना मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता था। वो क्योंकि जो पीटीआई है उसका ऐसा को वर्क, जिस तरह पीएमएलएन ने पूरा एक उनका 15वां इजलास चल रहा है, वहां पे एक सिस्टमैटिक नहीं था, एक हल्के को वो छानबीन कर रहे हैं। यहाँ तो खुलेआम था, जहां पे पीटीआई का जो बंदा था, यहाँ मैं आपको इस्लामाबाद की मिसाल देता हूँ, हर दूसरे वकील ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। तो अब हर दूसरे को तो वैसे ही नहीं मिलना तो 2-3 बंदों को मिलना है, टिकट मिलना है, लेकिन हर बंदे ने जमा करा दिए कि चलें, हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन बन जाए। साकिब बशीर साहब, इससे तो इंटरेस्ट शो हो रहा है ना, आवाम का इंटरेस्ट बेसिकली शो हो रहा है, और यही कहा जा रहा है नौशाद साहब कि टर्नआउट भी बेहतर होगा। और यही साकिब साहब का सवाल कि नौशाद साहब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। अब मुझे वो बात भी करने दिया करें। जी। देखें, इससे इंटरेस्ट शो नहीं होता, इससे वो जो मैं आपको बार बार बात कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि उनको मुश्किलात नहीं है, मैंने ये भी नहीं कहा कि उनके कागजात नामजदगी नहीं फटे होंगे, मैंने ये भी नहीं कहा कि किसी को रोका नहीं गया होगा, मैंने ये भी नहीं कहा कि कहीं पर कोई रोकने की कोशिश नहीं की जा रही। ये बात तो हो रही है।
ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हम जब ये बात करते हैं तो हमें बात करते वक्त ये तय कर देना चाहिए, ये बात जरूर बतानी चाहिए कि किस नौइयत और किस लेवल पे हो रहा है। आप देखिए ना, साकिब साहब ने बताया कि क्वालिटी की बात आई। अब ये बात करेंगे 8-10 लीडर्स की। हम उसको कहते हैं, जब हम इस तरह की कोई चीज लिखा करते थे तो हमें कहता बाज़ जगहों पर ऐसा हुआ। हम ये नहीं कहते थे कि इससे अदलिया के फैसलों की वो जो है ना वो धज्जियां उड़ गई। ये सेंसेशनलिज्म है। हम ये नहीं, शायद आजकल लाइमलाइट में है, तो मैं वैसे एक बात कर रहा हूं, इसका मकसद पॉइंट आउट करना कोई एक फिक्र है या एक बात या आपको पॉइंट आउट करना नहीं। मैं एक बात कर रहा हूं कि हम लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते होते हमारा जो अपना मीडिया है उस पर भी, मैं तो कह रहा हूं, अदलिया तक इन्फ्लुएंस हो रही है। इस जो ये सोशल मीडिया की विक्टिमाइजेशन है, इसके अंदर अब इदारे भी आ रहे हैं। आज सदर साहब ने भी उसके ऊपर वो ट्वीट कर दिया। देखें, हमें समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। ये जो चीजें हमारे सामने हैं, इनको हमें परखना पड़ेगा, परख के उस पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो बात की गई है, ये जो इल्जामात जिस जगह पे जनरली लगा दिए जाते हैं, उससे हमें एतराज बरतना है। ये जो लोग जमा करा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि आपको अंदाजा नहीं है कि किसी एक जगह का जो एमपीए का टिकट होल्डर है ना किसी जमात का, वो भी जाके अपने 100 काम निकलवाता है। मैं टिकट होल्डर हूं पीपल्स पार्टी का, चाहे वो जीतता है या नहीं जीतता। सो लोग टिकट होल्डर बनने के लिए भी ये सारी एफर्ट पुट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो असल बात है वो ये है कि चूंकि पीटीआई का स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉब्लम में है, वहां पे कोई वाली वारस नहीं है उनका। कोई इस तरह से ये जो बात की जा रही है, जिस तरह नून लीग के पार्लियामेंट बोर्ड बैठा हुआ है, उसकी वजह से उनकी मुश्किलात है। उसमें हर बंदा कोशिश करेगा कि अपना दाव लगाने की कोशिश करेगा। सो इस वजह से ये कोई अवामी इंटरेस्ट नहीं है, ये कोई अवामी मामला नहीं है, ये उनका मामला है जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम बेनजीर भुट्टो को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बेनजीर भुट्टो की आज बरसी 16वीं बरसी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सन 1970 में होने वाले पहले आम इंतखाबात से लेकर सन 2002 तक कोई इलेक्शन ऐसा नहीं गुजरा है जिसमें अवामी राय को यकसर मुस्तरद करने या उसमें रद्दोबदल करने का इल्ज़ाम आयद ना हुआ हो। जी हाँ, मैं इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी की बात कर रही हूँ। जो सवालात खड़े हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर, वो फ़िलहाल बहुत मानी खेज़ है। कभी सियासी मशीनरी तो कभी डिक्टेटर अवामी हुकूक को सल्ब करते रहते हैं। आज के माहौल में भी इलेक्शन कमीशन मुकम्मल जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। वो इलेक्शन कमीशन जिसने कभी सियासी जमातों को मुकम्मल सहूलियात देकर इलेक्शन तक पहुँचाना होता है, वो आईनी इदारा इलेक्शन के माहौल में मसाइल की वजह बना हुआ है। दूसरी जानिब एक सियासी जमात ही नहीं बल्कि सियासी तज्जियाकार और सियासी समझ बूझ रखने वाले लोग इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को सियासी इंजीनियरिंग करार दे रहे हैं, जिसकी वजह से इदारों पर सवालात खड़े हो रहे हैं कि वो इदारा जो शफाफ इलेक्शन कराएगा वो कैसे शफाफ करा पाएगा जब वो खुद ही जानिबदार नहीं होगा, गैर जानिबदार होगा। क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। सबसे पहला सवाल नौशाद साहब आप ही के लिए, इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी के मशकूक होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, ये जो मैंने इतनी बहस की थी और अभी आपको साकिब बशीर साहब ने भी बताया है कि जो इलेक्शन कमीशन के अपने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने जो यहाँ पर जो इंतज़ामिया जो तरीक़ेकार इख्तियार किए हुए है या काम कर रही है, उस पर उन्होंने उंगलियाँ उठाई हैं। देखें, अगर कोई शख्स या कोई भी शख्स उठकर कोई भी बात कह देता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बात दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन के सामने जो भी मामलात गए, मैंने अभी आपको एक सवाल किया था कि वो कौन सा शख्स है जिसने जाके इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी हो। अभी इस वक्त तो इदारा मुतलका एक्चुअली इलेक्शन कमीशन है कि जी मेरे कागजात जो हैं वो फाड़ दिए गए हैं या मुझे कागजात जमा नहीं कराने दिए गए। मामला ये है कि ये जो जानिबदारी का ये जो हमने टैग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने इदारों का सत्यानाश खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी आपको बताने लगा था कि ये जो पीटीआई ने इतना जोर पकड़ा, ये उनको दोबारा हिम्मत मिली, वरना वो तो बेचारे आराम से बैठे हुए थे। ये बेसिकली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वजह से मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अनजाने में, मासूमियत में या अपने मकसद के लिए, अब कुछ भी इस पे बहस कर ले, कोई भी किसी का मौक़िफ़ हो, लेकिन उन्होंने जब ये बात करना शुरू की कि कोई लाडला है, किसी वजह से लाया गया है, वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तो अल्टीमेटली ये सारी काम की इस प्रोसेस की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे है। वो उंगलियां जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ उठना शुरू हो गई। देखिए, ये तरीकेकार
ठीक नहीं है। इससे हम कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, हम मुल्क के लिए मसाइल बढ़ा रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन जिस तरह के ही इंतखाबात आप खुद कहकर गई हैं कि 77 से अब तक इंतखाबात होते आ रहे हैं, 2013 के इंतखाबात पे भी उंगलियां उठी थी, उससे पहले भी उठती आई हैं। मसला क्या है? आइडियलिज्म से दुनिया नहीं चलेगी। हमने आइडियलिस्टिक अप्रोच और ये जो नारे हैं ये देख लिए। ये 3.5 साल हमने देखा कि हर वो बात जो कही गई, जो दावा किया गया, जैसे आज ये भुट्टो साहब ने भी, बिलावल भुट्टो साहब ने भी दावे किए, इस पे भी बात कर लेंगे। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, खाली दावे करने से कुछ नहीं होगा या खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा। सियासी बयानबाजी के नतीजे में ये जो सियासी जो हम इदारों को की तजलील शुरू कर देते हैं या इदारों पे उंगलियां उठाना शुरू करते हैं, उसकी कोई सेंस नहीं। मैंने पहले भी यही बात की है, अब भी ये बात दोहरा रहा हूं कि जब आप इदारे के मुतालिक बात करेंगे, उसके कंडक्ट के बारे में बात करें, तो आप कम से कम सबूत के साथ बात करें। आप ये कहें कि यहां ये काम किया गया है जिसकी वजह से ये तासुर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इससे पहले किसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी सियासी जमात के जो है इस तरह से चैलेंज नहीं हुए, ऐसा क्यों? परवेज खटक साहब ने कहा कि बल्ले का निशान मुझे ऑफर हुई, इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। क्लैरिफिकेशन उसी जगह दे दी। परवेज खटक साहब ने उसी जगह क्लैरिफिकेशन मंसूर साहब को दे दी कि जनाब मेरे वकील ने मुझे कहा। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस अब खुलकर सामने आ गया है। मतलब ये इलेक्शन कमीशन का काम है किसी एक सियासी पार्टी को इस तरह से टारगेट करना। मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया को देखना बंद कर दें। आप मसला ये है, देखें, हमें किसी सिस्टम की वर्किंग को पहले समझना होता है। हम उस पर आर्ग्यूमेंट तब करेंगे जब हम उसको समझेंगे, उसके काम को समझेंगे, उसके बाद हम उस पर कोई आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये बन गया है कि लोगों को सिस्टम की समझ नहीं होती। वो बिल्कुल ऐसे ही है जिनको समझ नहीं थी, जो कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। ये इसी तरह के दावे होते हैं। सिर्फ दावे करने से, तनख्वाहें 2 गुना कर देने से, भाई यहाँ पेंशन देने के पैसे नहीं है, यहाँ जो तनख्वाहें वो देने के पैसे नहीं, 2 गुना कैसे हो जाएंगे? ये बातें करना बड़ी आसान है। कि इमरान खान को तो सियासत नहीं आती, ठीक है, लेकिन मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि देखिए, हमें अपने इदारों को खराब नहीं करना, उनको कमजोर नहीं करना। अगर इदारे ने वाकयातन आपके पास कोई सब्सटेंशियल प्रूफ है, उसके साथ बात करें। और अगर वो प्रूफ है तो उस प्रूफ को भी उस हद तक रहने दें, उसको एग्जैजरेट करके उसको इतना बड़ा हवाना बना दिया करें। फर्ज करें ये मामला हो ही जाते हैं। क्यों एक सियासी जमात के लिए मसाइल को जन्म दे रहा है, या मुझसे पूछ रही हैं? शहजाद ये ना, देखिए, इसको पंजाबी में वो कहते हैं कि डड दा 27वीं सौ, यानी जो ताकतवर आदमी है वो अपनी मर्जी की गिनती करता है। नौशाद साहब के ख्यालात से वाबस्ता जो लोग हैं, वो इस स्टूडियो से बाहर भी उनकी ताकत जो है वो चारों आलम गूंज रही है, और स्टूडियो के अंदर भी नौशाद साहब हैं। किसी और को तो इतना टाइम नहीं मिलता, और उसके बाद भी नौशाद साहब कहते हैं कि बात पूरी करने का मौका नहीं मिला। तो मेरी गुजारिश ये है कि पहले तो हमें ये मानना है कि मिनहसल कौम हम जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते। हम जमहूरियत की बात ज़रूर करते हैं, जमहूरियत को बतौर माला के इस्तेमाल करते हैं। ये एक मंत्रा है जो हम इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए, ये एक रास्ता है, एक सीढ़ी है। हम में से कोई शख्स, और माजरत के साथ हमारी सियासी जमातें भी इसके हिस्सेदार हैं, उनका भी यही ख्याल होता है कि वो किसी न किसी तरह से अमीर अल मोमिनीन बन जाएं। और ये जो हमारी यानी बुनियाद में प्रॉब्लम है, ये शुरू से एक प्रॉब्लम आ गई है कि हमने ये तय कर लिया कि रियासत को चलाना कैसे है, और एक डिज़ाइन है। अगर आप इस पे गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि 50 से लेके ऑनवर्ड आज तक आप एक गोल दायरे का सफ़र है जो आप किए चले जा रहे हैं। जिस तरह किसी कोल्लू का जो बैल है वो एक दायरे में घूमता रहता है, तो ये कौम भी उसी तरह कोल्लू के बैल की तरह घूम रही है। हमारी सियासी जमातें इक़्तिदार में आने के लिए वादों के सुनहरी बाग आपको दिखाती हैं, और उसके बाद वो अपनी बात से यूं मुकर जाती हैं जैसे वो कोई कुरान और हदीस हो। हालांकि हम वो लोग हैं, तौबा नऊज़ बिल्लाह, कि हम कुरान और हदीस को भी अपने फ़ायदे और नुकसान के लिए एक साइड पर रखने के लिए आमादा हो जाते हैं। तो ये जिस तरह का निज़ाम हम चला रहे हैं, इसमें देखिए हम ये तय कर लेते हैं, मसलन 90s की दहाई में अगर नवाज शरीफ को निकाला गया है तो लोग भी ये समझ लेते थे कि यार इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ को तो वापस लाना मकसूद नहीं है। तो फिर सारे के सारे लोग लाइनों में लाके बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा को वोट डालने चले जाते थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को निकाला गया तो सब लोगों को पता होता था कि यार अब इसका मतलब ये है कि अगली दफ़ा जो हमने वोट देना है वो नवाज। हमारे लोग बड़े इस हवाले से समझदार हुआ करते थे।
अब मसला ये हुआ है कि ये जो डिजिटल और सोशल मीडिया की कार फरमाई है, इसकी बदौलत अब वो जो लोग पहले सियाने हुआ करते थे, अब वो उतने सियाने नहीं रहे। अब वो बगावत पर आमादा हैं, वो उस डिज़ाइन को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है जो पिछले 75 साल से इस मुल्क में कार फरमा रहा है। ये जो रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है, ये उसी वजह से है। आज वो नुसरत जावेद साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि ये जो हमने जिन खुद तैयार किया था, अब ये जिन वापस बोतल में डालने के लिए हमारे पास वसाइल नहीं है या हम उसके लिए उसकी ताकत नहीं रखते। तो ये जो इदराक है या फहम है, ये एक दफ़ा जब पानी पुलों के नीचे से बह जाता है तो वो वापसी का सफ़र नहीं किया करता। आप इस बात को ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं, इस मरतबा को फैसला अगर उनको आज़ादाना करने दिया गया, और मैं समझता हूं कि इसमें कोई हरज नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूं कि अगर हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो अगर लोग बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे को आगे लाना चाहते हैं तो भले वो ले आए। आप बेशक आसिफ जरदारी के मुतालिक मिस्टर 10% और सेंट% का आप इल्ज़ाम लगाते रहें, अगर उनको लोग पसंद करते हैं उनको बिल्कुल लाने दें। अगर मियाँ नवाज शरीफ को लोग पसंद करते हैं, मरियम नवाज को पसंद करते हैं तो उनको आगे आने दिया जाए, भले लोग उनको चोर कहते हैं, को मौका दिया। और इसी तरह से अगर इमरान खान को लोग आगे लाने को तैयार हैं और आप समझते हैं कि वो मईशत चलाने के अहल नहीं है, लेकिन लोगों का फैसला आप तस्लीम करने को क्यों तैयार नहीं? आप ये क्यों समझते हैं कि जो इज्तिमाई शऊर है वो कोई बेवकूफ़ी का फैसला करेगा और कुछ लोग जो है वो एक मखसूस जगह पर बैठ के कोई फैसला करेंगे और वो फैसला ठीक होगा? अगर हम जमहूरियत को चलाना चाहते हैं तो हमें जमहूरियत को पूरे का पूरा तस्लीम करना होगा, लोगों के वोट को इज्जत वाकई देनी होगी, इसको बतौर नारा नहीं अपनाना होगा बल्कि इसको ताकत देनी पड़ेगी। और जब हम वोट को ताकत देंगे तो जो हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे उसमें लोगों को फिर इख्तियार भी मिलेगा, उनको लोग फैसिलिटेट भी करेंगे और उनके नुमाइंदे उनको जवाबदेह भी होंगे। अब तो आपके जो नुमाइंदे हैं वो एक दफा मुंतखब होकर आ जाते हैं, उसके बाद वो हल्के का रास्ता भूल जाते हैं और लोग जो है वो अपने मसाइल के साथ घूमते रहते हैं। कई लोग इलेक्शन के मौके पे पैसे ले लेते हैं, कोई खाना खा लेते हैं और वो समझते हैं बस यही मिलना था जो हमें मिल गया, आगे ये जाने और इनका मुल्क जाने, चूंकि वो आपके इस मुल्क को ओन ही नहीं करते उस तरह से जिस तरह से उनको ओन करना चाहिए। तो ये जो नए इमरानी मुआहदे की बात है वो कभी कभी रेलेवेंट भी लगती है, हमें उस पर भी बात करनी चाहिए। ठीक है साकिब बशीर साहब, जो जानिबदारी है इलेक्शन कमीशन की वो तो रोज़े रोशन की तरह आया है, ऐसे में यही इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कैसे करा पाएगा? नहीं, मेरा यह ख्याल है कि वो इलेक्शन कमीशन को कहना कि अब वो मुकम्मल तौर पर जानिबदार हो चुका है, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। मतलब ठीक है, खामियां हैं वहाँ पे, उनकी निशानदेही भी कर रहे हैं, सहाफ़ी भी, मीडिया भी कर रहा है, बाकी लोग तनकीद भी कर रहे हैं, सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन ओवरऑल कहना कि पूरा ही इलेक्शन कमीशन अब कोलैप्स कर चुका है या जानिबदार हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल ऐसी जो है वो कोई बात है। एक आईनी इदारा है, यकीनी तौर पर उसको अपने काम का पता है कि कहाँ पे क्या करना है। जो शिकायत आ रही हैं उनको जुडिशरी भी कर रही है। इलेक्शन कमीशन अगरचे जो अभी आया है फैसला पेशावर हाई कोर्ट का, एक और फैसला है जहाँ पे रिटर्निंग अफसर को काम करने से रोका है पेशावर हाई कोर्ट ने, तो वो उनकी जानिब से जराए थे। साकिब बशीर साहब, अदालतों को ही इंटरवीन करना पड़ा है इलेक्शन कमीशन को ये बावर कराने में कि इलेक्शन की डेट निकाल दी जाए, इलेक्शन शेड्यूल सामने आ जाए। इलेक्शन कमीशन से ही जो फैसले करवाए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अदालतें ही फैसला दे रही हैं कि बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए। इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर रहा ना फिर ठीक से काम? नहीं, बल्ले का निशान की हद तक जो है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ा क्लियर है कि वो मामला जो थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन बियॉन्ड गया है कि आप या तो ये है कि आप प्योरली एक मेरिट बनाते, एक उसूल बनाते कि 170 जमाते हैं जो रजिस्टर्ड हैं, सबके जो इलेक्शन है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो इस उसूल के तहत होंगे और इससे हटकर जो भी होगा हम जो है वो उसको कलअदम करार दे देंगे। अगर आप 169 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या 173 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके सारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन बगैर हिलो जित को मान लेते हैं। अब टॉप की पार्टीज की बात करें तो मुस्लिम लीग नून है, उनके पॉलिटिकल यहाँ पे हुए इस्लामाबाद में तकरीबन 1.5-2 मंथ पहले हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन, हमें तो पता भी नहीं था, अचानक एक प्रेस रिलीज आई कि आज इलेक्शन हो गए हैं। जेडीएफ के इसी तरह इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी के इसी तरह इलेक्शन हुए, पीटीआई के भी इसी तरह ही हो गए। मतलब एक सिर्फ जमात इस्लामी के होते हैं इलेक्शन, सिर्फ जमात इस्लामी के होते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन प्योरली अगर आप कहें ना वो जिस पर कोई एतराज नहीं खड़ा होता, बिल्कुल ऐसा ही। मतलब बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, अगर उससे आप 50 रोज पहले जो है वो वापस ले लेंगे जब शेड्यूल आ चुका है, तो ये एक बड़ी अनहोनी सी बात थी। उस हवाले से तो मैं ये कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को वो नहीं करना चाहिए।
और वो उनको वापस दें बल्ले का निशान। और सुनने में तो ये भी आ रहा है साकिब साहब कि ये फैसला चैलेंज होने जा रहा है, को लाना है, पीटीआई को लाना है या पीपल्स पार्टी को लाना है, यही सवाल है। मुबशिर साहब, पीपल्स पार्टी ने भी खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, जो सिंध में पोस्टिंग्स हुई हैं, ट्रांसफर्स हुई हैं, इस पर भी उनको एतराज़ात हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए शफाफ इंतखाबात कराना, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, मीडिया का रोल ये होता है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स नाजरीन या रीडर के सामने पेश करे और फैसला उस पर छोड़ दे कि वो इलेक्शन कमीशन या कोई भी अदालत या कोई भी फर्द उसको किस तरीके से टैग करना चाहता है। जब हम मीडिया पर्सन होके इस तरह कहेंगे ना जी इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज्ड है, शफाफ इलेक्शन नहीं करवा रहा, उसके साथ हमें एविडेंस देनी पड़ेगी। जितनी इरेगुलरिटीज आप बता रही हैं, इससे कहीं ज्यादा इरेगुलरिटीज हम देख चुके हैं। हमने 2002 के इलेक्शन में मुशर्रफ का दौर था, यहाँ पे रात को 4 बजे जाके मिठाई खाई एक कैंडिडेट की, फॉर्म 45 हमारे सामने थे, वो जीत गए और सुबह 11 बजे जो रिजल्ट अनाउंस हुआ उसमें उन्हें हरा दिया गया था। अभी जो मामला है जरा हमें थोड़ा सा ना इलेबोरेट भी करना चाहिए। बाकी पार्टीज के मामले में अकबर एस बाबर नामी कोई बंदा नहीं गया पिटीशन लेके, उससे पहले वो इलेक्शन अपनी पार्टी के उसमें हेडक्वार्टर्स भी नहीं गया कि जी मुझे आप पेपर दीजिए, और ना ही ऐसा कोई वाकया नजीर पहले मिलती है जब उन्हें पेपर नहीं मिले। और उसके बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो वो एक पिटीशन लेके चले गए, और मैं होप करता हूँ कि अगर दूसरी पार्टीज में से लोग पिटीशन लेके चले जाते तो शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन बशीर साहब को टाइम दे दूं मैं, उसके बाद मेरा ख्याल है कि मैं नौशाद का पॉइंट बाद में सुनता और बाकी दोस्त भी कुछ कहना चाहें। दूसरी बात ये रही, ये वही इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पीटीआई ने अपॉइंट किया था और इमरान खान साहब इनके गुण गाया करते थे। उसके बाद इसी इलेक्शन कमीशन के तहत एक स्वीपिंग विन जो जिसे कहते हैं बाय इलेक्शन में की, उस वक्त तक इन्होंने कोई धांधली नहीं की। यानी आप देखें कि वो जो 20 नशिस्तें थी उसमें से 15 पंजाब जो कि अपनी तरफ से मुस्लिम लीग नवाज का फोर्टे था, स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहां से 15 नशिस्तें जीत गई। हाँ साहब जो है वो 9 नशिस्तों से लड़े और उसमें से 7 जीत गए पीटीआई। तो यही इलेक्शन कमीशन था उस वक्त। जितनी कोई रेगुलरिटीज, पीपल्स पार्टी ने खत लिखा कि वहां पे 10 पुलिस ऑफिसर्स चेंज हो चुके हैं। पंजाब में भी असल में प्रॉब्लम आता है, मैं दोबारा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। हमेशा आपको याद होगा जब भी इलेक्शन होते थे तो हम सुनते थे बचपन में, फिर जब हम जर्नलिस्ट बने तो हमने देखा कि जनाब पटवारी, एसएचओ, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, अब वो डीपीओ, उस जमाने में एसपी एसएसपी हुआ करते थे, इनको अपॉइंट कर लें तो आप वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर लेंगे। और अब धांधली इतनी आसान नहीं है। जो वर्स्ट धांधली हमने देखी थी, जो मैंने कम से कम अपनी तारीख में देखी थी, वो 2018 में थी। और जहां तक डिससैटिस्फैक्शन का ताल्लुक है, जब फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसा शानदार आदमी आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, उसके बाद 35 पंक्चर वाली बात आई, डॉक्टर शाहिद मसूद ने फिर रजम सेठी साहब से माफी भी मांगी और फिर ये भी कहा था कि मैं उनके घर जाऊंगा माफी मांगने भी और माफी की। तो ये प्रोपेगेंडा होते रहते हैं। ये आपको, हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि प्री पोल रिगिंग हो रही है, लेकिन प्री पोल रिगिंग जो हो रही है उसमें इलेक्शन कमीशन का शायद वो रोल नहीं जो कि हमारे कुछ नादीदा कुव्वतों का है या हमारे। ठीक है, मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। शहजाद साहब मेरे ख्याल से पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं। नौशाद कर लेने दीजिएगा। जी नौशाद साहब, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि देखिए, ये जो हमारी सियासी जमातें जमहूरियत का बात करती हैं, तो जमहूरियत से मुराद ये है कि वो पियामन बहाने की कोशिश कर रही होती हैं, वो उस खास जगह को टारगेट कर रही होती हैं कि वो उनकी निगाहों में जगह बना पाएं। ये लड़ाई नहीं है कि लाडला आप क्यों बने हैं, ये लड़ाई ये होती है कि मैं लाडला क्यों नहीं बन पाया। जब लाडला बनने की लड़ाई शुरू होती है तो आप फिर ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक ऐसी तारीफ उठा के किसी बंदे को नाअहल कर देते हैं जो आज तक ना किसी ने देखी हुई है और ना किसी ने सुनी। और उसी तरह से वही कानून जो है वो आप इमरान खान पर एक अगर इंट्रा पार्टी के हवाले से निकालना चाहें, साइफर केस के हवाले से निकालना चाहें,
तो आप कोई ना कोई उसकी जस्टिफिकेशन पैदा कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि जब मुबश्शिर साहब, मैं बड़ी कदर की निगाह से देखता हूं उनके तजिए को और बहुत सराहता हूं, लेकिन जब ये इमरान खान का जिक्र करते हैं या किसी और का जिक्र, मैं ये कहता हूं कि हम शख्सियात को माइनस करके सिर्फ असूल की बात करें। बिल्कुल ठीक। मैं सिर्फ एक लफ्ज में ये कहूंगा कि सारों ने मेरी बात से एग्री किया है। जो मैंने कहा था, जहां से बात शुरू हुई थी वो भी यही थी, और आज जहां खत्म हो रहा है वहां भी यही है। यही बात की गई थी कि निज़ाम में खराबियां हैं और उसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अदरवाइज जो मामला जिस तरह से चल रहे थे वो यही प्रॉब्लम है कि कल नवाज शरीफ था, आज इमरान खान है। हम तो कहते ही थे, उस वक्त भी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ गलत हो रहा है, इमरान खान के साथ भी अगर गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। बहरहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन का थोड़ा सा एक और टेक्निकल मामला था, फिर भी मैं कहूंगा कि उनको बल्ले का निशान मिलना चाहिए और उनको इलेक्शन लड़ने देना चाहिए। ठीक है नौशाद साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद लाड़काना की सूरत हाल का जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज लाड़काना में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी मनाई जा रही है। जमहूरियत की अलमबरदार बेनज़ीर भुट्टो कई किस्म के मसाइल के साथ मुल्क में जमहूरी रिवायात की पासदारी करती रही हैं, जबकि 16 साल गुजर जाने के बाद आज भी इक़्तिदार के ऐवानों में बैठने वाले उनके कातिलों तक नहीं पहुंच सके हैं। इंतहाई अफसोस के साथ सियासी कशमकश के इस दौर में आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सियासी असरो रसूख के लिए भुट्टो को याद तो रखा है, आज भी उनका नाम लिया जाता है, लेकिन 15 साल हुकूमत में रहने के बावजूद भी उनके मुजरिमों तक, उनके असल मुजरिमों तक, उनके कातिलों तक नहीं पहुंच सके। उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना तो बहुत दूर की बात, आज भी एक सवालिया निशान बना हुआ है यही कि किस तरह से उन्हें कत्ल किया गया, शहीद वो कैसे हो गई। दूसरी जानिब हल्का 194 लाड़काना की सियासत को ज़िंदगी बख्शने के लिए बिलावल भुट्टो बमुकाबला राशिद सोमरो के दरमियान टक्कर का मुकाबला होगा। 2018 के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो इस हलके में 84,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए थे, और आज सूरत हाल क्या है, लाड़काना की आवाम ही इसका बेहतर फैसला कर सकती हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाड़काना की आवाम कहते क्या है। अयाज सारियो इस टाइम वहाँ पर मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि आवाम क्या कह रहे हैं। जी अयाज। में पहली मरतबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुंतखब हुए थे, उसके बाद जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और फरियाल टालपुर मुंतखब हो चुकी है। अभी दूसरी मरतबा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी इस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं। आए इस हल्के के वोटर से पूछते हैं तो वो किसको वोट देंगे, आप किसको वोट देंगे? देंगे? हम तो पीपल्स पार्टी को वोट देते अपना देंगे और देते आए और आइंदा भी देंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद नुमाइंदा जमात है जिसने हमें एटमी ताकत दी। राशिद साहब को वोट देंगे इस वजह से कि उससे मेल मुलाकात हो सकती है, वो अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, और बिलावल साहब या दूसरे कोई भी हैं उनसे रब्ता बहुत मुश्किल होता है। बाप दादा से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, चाहे कुछ मिले चाहे नहीं मिले, वोट बाप दादा से उसी को ही दिया है, पीपल्स पार्टी को ही देंगे। हम इसको वोट देंगे जो वोट के काबिल है, जमीयत को वोट देंगे। वोट उनको देंगे जिन्होंने लाड़काना के लिए कुछ किया है, किया ही नहीं है तो हम क्यों वोट उनको देंगे। पीपल्स पार्टी को वोट काफ़ी अरसे से मिलता आ रहा है, लेकिन सिंध आपके सामने, और अगर किसी और को दें तो किस तरह दें, ये भी बात समझ में नहीं आ रही। हम राशिद साहब को वोट देंगे क्योंकि इससे हम वाकिफ़ भी हैं और अच्छे काम भी करता है। महल्ले के हिसाब से भी जो भी बंदा इसके पास जाता है तो वो खाली नहीं जाता, जो भी काम होता है वो उसको रिस्पेक्ट देता है, इज़्ज़त देता है। लाड़काना के हल्का 194 के वोटर्स की बात की, दोनों उम्मीदवारों के जो है वोटर जो शहरी हैं उनके ख्यालात मिलते जुलते हैं। देखते हैं 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में किसका मुकद्दर जो है कामयाबी बनती है, ये 8 फरवरी को पता चलेगा। अयाज सारियो, टेलर न्यूज़, लाड़काना। शुक्रिया अयाज, आपने अपडेट किया। नौशाद साहब, आपने लाड़काना के मासूम आवाम की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है, आपने सुना है किस तरह से कुछ तो कंफ्यूज हैं लेकिन कुछ काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हमारे बाप दादा से जो वोट चला आ रहा है उसी सियासी जमात को हम भी वोट देंगे। क्या कहेंगे, पीपल्स पार्टी की सियासत बरसों से अरूज पर है वहाँ पर, लेकिन मसाइल जूं के तू हैं। देखिए, लाड़काना की हद तक जब आप बात करेंगे तो यकीनन पीपल्स पार्टी का वो गढ़ है, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई अनटिल अनलेस कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व हो, पीपल्स पार्टी जो है वो जीतती आई है और मेरा ख्याल है जीतेगी वो सीट भी। ख़ुद भी उनके जो चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के, वो खुद वहाँ से लड़ रहे हैं।
लेकिन ये जो बाप दादा वाली बात है, ये यही कहा जाता था जब जहालत का ज़माना था कि बाप दादा ये करते आए हैं तो हम भी ये करते रहेंगे। खैर ये अब वहाँ के लोगों का मामलात है, मैं उसके ऊपर राय नहीं देना चाहता क्योंकि ये उनकी राय है, वो बेहतर समझते हैं कि किसको वोट देना है। असल मामला ये है, देखिए बार बार ये बात कही जाती रही है, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि वोटर्स को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देना चाहिए, चाहे वो पंजाब का मामला हो, बलूचिस्तान का मामला हो, सिंध का हो, कहीं का भी हो। अब जो वोटर्स हैं अगर वो सवाल नहीं करेंगे, वो कारकर्दगी को नहीं जांचेंगे तो फिर कौन ना जांचेगा? ये तो आपके सामने है। यहाँ तो ये अभी जो शहजाद साहब ने फरमाया था कि जी देखिए ये सियासी जमातें जो हैं वो नारे, खूबसूरत से नारे लेकर आती हैं और उसके बाद मुकर जाती हैं। आज भी बिलावल भुट्टो साहब ने 10 नुकाती मंशूर पेश किया है। अब वो उसमें बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए लोगों को कि जनाब अगर आप सिंध की बात कर रहे हैं कि वहाँ स्कूलों को बच्चों को एक्सेस देंगे, 40 लाख बच्चे जो हैं वो आज भी वहाँ पे स्कूलों से बाहर है, 40 लाख प्राइवेट में जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से उन्होंने जो जितना अरसा और जो स्कूल्स की सूरत हाल है, वहाँ पर तालीम की सूरत हाल है, उसकी तो हम क्या ही बात करें। शहजाद साहब, आज बरसी है बेनज़ीर भुट्टो की, शहीद बेनज़ीर भुट्टो जिनके कातिल हैं अभी भी कैफरे किरदार तक उन्हें पहुंचाया नहीं गया। ये आसिफ अली जरदारी साहब अपने दौरे हुकूमत में ऐसा क्यों ना कर पाए? 15 साल आखिर क्यों गुजर गए और अभी तक कातिलों का नामो निशान तक मौजूद नहीं? वसीयत मिल गई लेकिन कातिल नहीं। शहजाद साहब आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी बुखारी साहब आप ही रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी मुझे ये बताइए कि क्या सैयद मोहम्मद अकबर के अलावा हमने लियाकत अली खान के कातिल ढूंढ लिए? किसने प्लॉट किया था, क्या था? वाह बेहतरीन। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कत्ल हैं जिनकी हम नाम भी लेना पसंद नहीं करते, यानी ये भी कहना पसंद नहीं करते थे कि वो भी कत्ल थे। तो मेरा ख्याल है सना, हम लोग इतने समझदार हो चुके हैं, हमें भी पता है कि मामलात क्या हैं और कातिल जब इंटरनेशनल लेवल पे प्लॉटिंग तैयार हुई हो तो कौन पकड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि ये सवाल जो है, मेरा ख्याल है बेनजीर को अच्छे अल्फाज में याद करें बजाय इसके कि चाहे वो कुआं किसने धो दिया। जी वो यही के बजाय वो कुआं किसने धोया, और उसके बाद के जो मामला थे, 3 हमलावर थे, एक शूटर था जो ऊपर बैठा था, एक खुद का हमलावर था, वो किस मदरसे में उसको लेके लोग रहे, उसका भी नाम कभी लेने की जिसारत कीजिए। सरबाजी कबीले का वो कौन सा नौजवान था जिसने पीछे से फायर किया, ये सारा कुछ इल्म में है। यानी इतना मल्टी टीयर किस्म का प्लान था, फुल प्रूफ, और उसमें स्नाइपर ने सिर्फ फायर नहीं किया, बाकी दोनों तो अपने मकासद में कामयाब हो गए। कहां से आए, किन्होंने भेजा, कैसे हुआ, ये बातें जो हैं वो स्क्रीन पे करने की नहीं है। बेनजीर के बारे में ये कहूंगा कि ऐसी शानदार पॉलिटिशियन मैंने नहीं देखी। मेरी मुलाकातें भी रही, आखिरी मुलाकात और उनकी मेमोरी की मैं दाद देता हूँ कि जब वो पाकिस्तान से 98 में जा रही थी तब आखिरी मुलाकात हुई पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद के समिट पे, और क्या बहादुर खातून के रिस्क के बावजूद उन्होंने फैसला किया कि वो वतन वापस आएंगी। शहजाद साहब आप आवाज सुन पा रहे हैं? 2007 जी, में मुझे जब वो वापस आई। ठीक, शहजाद साहब जी बुखारी साहब आपका बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। एक्चुअली मेरे पास टाइम कम है, इसलिए शहजाद साहब को लास्ट पॉइंट। शहजाद साहब, बिलावल साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन दूसरी जानिब तरबियत की बात करते हैं उनके अपने वालिद जरदारी साहब, तो क्या बिलावल को नहीं एफर्ट करनी चाहिए थी अपनी माँ के कातिलों को ढूंढने के लिए? देखिए अभी एक बड़ी अच्छी बात कही मुबशर साहब ने, और वो लियाकत अली खान के कातिलों की तलाश की बात कर रहे थे। लियाकत अली खान के कातिलों को तो छोड़ दें, आप अभी तक जो आपके साबिक सदर थे जनरल ज़ियाउल हक, उनके तैयारे के मामले को नहीं जांच पाए कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो हमारी हिस्ट्री में ऐसे बेशुमार मामलात हैं जो हल तलब हैं, जिनके जवाब अभी आने हैं, और मुझे लगता है ये है कि जवाब तो सामने लिखा हुआ है लेकिन हमें उसको पढ़ने की हिम्मत नहीं है। लेकिन वो दिन आएगा इंशाल्लाह जब जो हिम्मत पढ़ने की रखते हैं वो साइफर होता है, और जब साइफर पढ़ लेते हैं तो फिर ये जो बिलावल की बात आपने कही जी, ये जो बिलावल की आपने बात कही, तो मैं इस हवाले से कहूँ कि ये वही हल्का है लाड़काना का जहाँ से 77 वाला मामला शुरू हुआ था। जान मोहम्मद साहब जो हैं वो यहाँ से उनको गायब किया गया था। भुट्टो साहब के मुकाबले में उन्होंने कागजात जमा करवाए थे, और उसके बाद शहजाद साहब पॉइंट आपका क्लियर है, हमारी हिस्ट्री का एक भाग है। ठीक, बहुत शुक्रिया। जो बात कातिलों की है तो मैं उस हवाले से अर्ज कर दूं। जी शहजाद साहब, वेरी क्विक रिस्पॉन्स।
मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि ये मुझे 27 दिसंबर की तारीख तो कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि मैंने जिस दिन बीबी शहीद हुई उस दिन मेरी करियर की चंद बड़ी खबरों में से ये एक बड़ी खबर थी जो मैंने उस दिन ब्रेक की। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ काम कर रहा था और जिस वक्त तमाम टीवी चैनल्स ये कह रहे थे कि ब्लास्ट हुआ है लियाकत बाग में और बीबी वहाँ से बखैरियत निकलने में कामयाब हो गई हैं, मैं वो वाहिद आदमी था कि मैंने कहा कि वो शदीद ज़ख्मी हैं और हॉस्पिटलाइज हैं और मुझे कहा गया है कि आप दुआ कीजिए। जो लोग उस वक्त बीबी के हवाले से करीब थे और जो लोग एक अलग गाड़ी में सफर कर रहे थे, उनमें से एक का इंतकाल हो चुका है, दूसरे साहब अभी जिंदा हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि कभी उनसे भी पूछा जाए कि उनको कैसे पता था, कातिलों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, अवाम के सामने, कौम के सामने लेकर आया जाए। बहुत शुक्रिया शाद साहब आपका भी, मोहम्मद नौशाद साहब आपका भी, मुबशिर बुखारी साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।